पंसुता साहब, ये आपने आई एम श्योर ये सारा मुजवजा कानून पढ़ लिया होगा। इसके ये वो चीज़ें हैं जो कि एक बहुत बड़ा तबका, मैं भी उसमें शामिल हूँ और वकला भी हैं बहुत सारे, जो ये इन रिफॉर्म्स की बात बड़े अरसे से कर रहे थे कि ये रिफॉर्म्स कर लेने चाहिए। यहाँ इशू आ गया है टाइमिंग का, और इल्ज़ाम लग रहा है कि मेलाफाइडी का, कि इसके मकासद रिफॉर्म से ज़्यादा सियासी हैं। आपका क्या ख्याल है कि इसको सुप्रीम कोर्ट जो इस पे कैसे रिएक्ट करेगी? क्या ये आइनी तौर पे आइनी तरमीम इसके होनी चाहिए थी, या ये कानून के ज़रिए, या ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि अपने रूल्स खुद चेंज करें? देखिए सर, ये सहारा लिया गया है आर्टिकल 191 का। आर्टिकल 191 बड़ा क्लियरली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हैज द पावर टू फॉर्म इट्स ओन रूल्स एंड प्रोसीजर। उसके ऊपर 1990 आई थिंक 2 की एक जजमेंट है जो बड़ी क्लियर है। वो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल मेकिंग प्रोसेस में अगर कोई एक्सटर्नल बॉडी इंटरफेयर करे, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर्स के उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ होगी। अब यहां पर किया ये जा रहा है कि एक पावर जो कि आर्टिकल 1843 के तहत है और उस पावर को डेवलप किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू केस लॉ, उस पावर के थ्रू चीफ जस्टिस साहब जो है वो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट पर किसी भी इशू को टेकअप करते हैं। उस पावर को कर्टेल किया जा रहा है, स्ट्रक्चर किया जा रहा है अंडर द गाब के जी हम उसको रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। जहां आपने स्टार्ट में बात की, मैं 100% मुत्तफिक हूं, इस पावर को स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है और बड़ी अच्छी बात है और करना भी चाहिए, बट द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट की एक एनआरओ जजमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कहती है कि कोई भी कानून पर्पस स्पेसिफिक हो या किसी ऑनगोइंग केस को प्रेजुडिस करने के लिए लाया जाए, वो कानून सस्टेन नहीं कर सकता। जैसे कि एनआरओ था और सेवरल अदर लॉज जो है उनको स्ट्राइक डाउन किया गया। तीसरी बात यह है कि इस कानून को जब पास किया जाएगा, मुझे लगता है कि सदर साहब भी इसको इतना इजीली एंडोर्स नहीं करेंगे और उसके ऊपर अपना खतो किताबत जो है उस पर करेंगे। चौथी बात यह है कि शायद मैं समझता हूं कि ये तो नहीं है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत हो। इनिशियली मेरा व्यू था कि शायद जरूरत हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मसला नहीं है, लेकिन एक आपने सब्सटैंटिव राइट अपील का भी इसमें डाला है। बातें आपने बहुत अच्छी की हैं इस कानून में, लेकिन जिस टाइम पर की हैं और जिस मकसद के लिए की हैं वो मकसद मुनासिब नहीं है। आपने सब्सटैंटिव राइट ऑफ अपील डाला और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको डालना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 185 खुद एक अपील की बात करता है और फिर 188 रिव्यू की करता है। आर्टिकल 199 जो हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसमें चूंकि वो साइलेंट था तो लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस उसमें अपील डाल दी गई। यहां पर थ्रू अ लॉ उस अपील को डालना भी गैर मुनासिब होगा। उसके बाद आगे चलते हैं जो कि सुओ मोटो का जो मेन क्रक्स है जिसके ऊपर सारी डिस्कशन हो रही है। हम तो बहुत अच्छी बात है समझते हैं 5 छोड़ के 17 मेंबर 15 मेंबर जितने भी हैं उसको करें, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम इलेक्शंस के ऊपर आप एक लॉ को लाने का भी तरीका होता है। आप सुबह उसके ऊपर तकरीर कराते हैं वजीर आजम साहब से, शाम को लॉ आता है, रात तक डिबेट भी हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट लॉ मैं आपकी बात में सिर्फ ऐड कर दूं कि ये हमारी को एंकर सरवत बीबी थोड़ी देर पहले यही कर रही थी कि ये भी एक टाइमिंग है कि एक दिन पहले 2 डिसेंटिंग नोट्स की डिटेल जजमेंट आती है और अगले दिन एकदम फौरन जो है पार्लियामेंट के अंदर ये वाला जॉइंट सेशन आ जाता है। सवाल मेरा ये है कि प्रेसिडेंट के पास गालबन 10 दिन तक इसको होल्ड करने की इख्तियार है, तो उसके बाद इसके अंदर अगर ये बन जाता है कानून, और उसके बाद ये ज़ाहिर है फिर अपील जो करने जाएंगे, तो ये क्या अदालत उससे पहले इस चीज़ का फैसला करेगी या नए तरीके से इस कानून के मुताबिक वो बेंच बनेगा? सही। जी, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये लॉ बाय द टाइम इंप्लीमेंट होगा, ये पास होता है अगर, तो बाय दैट टाइम ये प्रोसीडिंग्स तो खत्म हो चुकी होंगी। और अगर इंक्लूड होता है राइट ऑफ अपील, तो वो राइट ऑफ अपील से पहले पहले ये लॉ डेफिनेटली कोई ना कोई चैलेंज कर देगा, बिकॉज दिस लॉ विल बी चैलेंज ऑफ द टच स्टोन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसको बिल्कुल सबवर्ट करने के मुतरादिफ है। और जब चैलेंज होगा तो जितनी देर तक वो लॉ डिसाइड नहीं होगा या अंडर चैलेंज रहेगा, तो उतनी देर तक कोई अपील वगैरह उसके तहत मेरा नहीं ख्याल फाइल हो सकती है। और लेट से अगर सस्पेंड नहीं भी होता, जो कि लॉ यूजुअली नहीं सस्पेंड होता जब उसको चैलेंज किया जाता है, अपील एंटरटेन हो जाएगी, लेकिन अगर लॉ कल को स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो फिर उस अपील का कोई फायदा नहीं रहेगा। मैं साथी तौर पर समझता हूं कि ये लॉ इज बेस्ड ऑन मेलाफिडे, और इस लॉ को जिस तेजी और विदाउट डिस्कशन लाया गया है, अगर यही लॉ आज से कुछ साल पहले 6 महीने पहले लाया जाता
और एक और पॉइंट जो सारे मिस कर रहे हैं कि जो कमिंग इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं, मुझे तो लगता है ये लॉ ज्यादा उनको सर्कमवेंट करने की कोशिश कर रही है पीटीएम। एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस तो अपना टेन्योर पूरा कर बैठे हैं सितंबर में। जो इनकमिंग चीफ जस्टिस है उनको भी देखना होगा कि ये इस टाइम पर जब पाकिस्तान में इस सो मोटो पावर से जहां हमारे इख्तलाफात है, इस पावर ने सर्व भी बहुत किया है। अगर इस मुल्क में पार्लियामेंट को रिमाइंड कराने के लिए कि 90 दिन में इलेक्शन होते हैं, सो वोटों का सहारा लेना पड़े, तो देन दिस इज अ वेरी गुड पावर एज वेल एट टाइम्स। तो उस पावर को सबवर्ट करके डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज को मेरा नहीं ख्याल जुडिशरी में कोई भी बर्दाश्त करेगा, बिकॉज दिस इज सर्टनली सबवर्टिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी। मुझे ये गेम प्लान के पीछे एक मफरूजा लगता है कि वो समझ रहे हैं कि शायद बेंच की तश्कील से जिस तरह के इस कानून में प्रपोज किया गया है, बड़ा करने से, बेंच को बड़ा करने से और अपनी मर्जी के जजेस लगवाने से, ये शायद जो 90 दिन वाला मामला है कि वो क्योंकि यहाँ पेंट किया जा रहा है जी ये हमारे जज हैं, ये उनके जज हैं, तो ये एक तो जुडिशरी के लिए भी इम्तिहान आ जाता है कि वो वाया वो मुनकसिम जो हैं, जो उनकी जो तकसीम है वो उसूलों पे बेस्ड है या सियासी या गिरोही बुनियाद पे। तो ये मफरूज़ा जो है कि जी ये अगर एक्सपैंड हो जाएगा तो शायद वो, क्योंकि अभी तक मैं क्विकली लास्ट कह देता हूँ बात कि ये 5 जो फैसला आगे आया, ये 4-3 का जो 2-3 की बहस चलती है, इसके अंदर 5 जजेस ने 90 डे पे इख्तिलाफ नहीं किया, उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे इख्तिलाफ किया है। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, जो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उनका बेसिक ऑब्जेक्शन ये है, और वो भी एक मंसूर अली शाह साहब की तकरीर से उन्होंने बात उठाई है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है तमाम सुप्रीम कोर्ट। बड़ी अच्छी बात है। कासिम सूरी की रूलिंग पर ये ऑब्जेक्शन ली थी पीएमएलएन ने कि जी 17 मेंबर बैठाएं। जब बंदयाल साहब ने 5 मेंबर बेंच बैठाया तो उस वक्त ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं ली? जब नवाज शरीफ साहब को 9 साल बाद या 8 साल बाद रिव्यू एक्सेप्ट हुआ, उस वक्त ये ऑब्जेक्शन ली थी कि नहीं जी हमें 17 मेंबर्स चाहिए, और बेतहाशा केसेस में ऑब्जेक्शन उठाई है। आज इस केस में ये ट्रायल एंड टेस्ट कर रहे हैं। पहले इन्होंने देखा कि व्यू क्या है, उस व्यू की बेसिस पर अब ये कहते हैं इसको इनलार्ज कर दे, इसको हम लॉ में कहते हैं फिशिंग एक्सपेडिशन। ये रोविंग इंक्वायरी है कि जी 17 हो सकता है इनको बेनिफिट कर दें। सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की जो साजिश है इसको अपोज करना चाहिए। एंड आई थिंक चीफ जस्टिस साहब बहुत मैग्नेनिमिटी का मुजाहरा कर रहे हैं कि चीजों के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे, कंटेम्प्ट नोटिस इशू नहीं कर रहे, वरना जो इस वक्त हरकतें बहुत सारे पॉलिटिशियंस की हैं, दैट क्लियरली मेरिट्स अ केस अंडर द कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसका मैं वंस अगेन हामी नहीं हूं, कंटेम्प्ट में बिलीव नहीं करता। लेकिन अगर आप इस लेवल पर चले जाएंगे और पिक एंड चूज करके जजेस को अटैक करेंगे, देखें जिस तरह मैं और आप रात को बैठ के आज बात कर रहे हैं, उमर अता बंदयाल साहब इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। उनकी जो बात है उनकी जजमेंट से यह है कि ये एट मैक्स जो सुबह अपने वो ऑब्जर्वेशंस देते हैं, उनको इस तरह अटैक करके फिर ट्वीट्स करना कि जी पहले 4-3 का फैसला होगा, फिर भाई वो बेंच खुद कह रहा है कि 4-3 नहीं है, 3-2 है। आप कह रहे हैं नहीं जी हमें पता है ये 4-3, और 4-3 वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने शायद जिंदगी में 3-4 जजमेंट्स भी नहीं पढ़ी हुई, एक्सेप्ट अ फ्यू। वो लोग आकर जजमेंट्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि जी ये 3-2 नहीं 4-3 है। ये बेसिकली मजाक करने वाली बात है। क्या इस किस्म का जज्बा पनामा में भी था? क्या ये, और इनके अपने वकील की मेरे साथ प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट है कि जी जो माइनॉरिटी व्यू है उसको तो हम व्यू ही नहीं समझते, उसकी कानून में कोई जगह नहीं। और मैंने बड़ी लंबी उनसे बहस की कि माइनॉरिटी व्यू की भी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये अगर सारा कुछ आप, जैसे मियां साहब ने कहा था ना, ये है वो जराए, तो अगर आप इनके सारे जराए इकट्ठे करें और इनका व्यू देखें तो इनका व्यू इज क्लियरली बेस्ड ऑन मेलाफिडे, एंड द अटेम्प्ट इज ओनली टू मेक श्योर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो साख्त है उसको जेपटाइज किया जाए। ये आज नहीं किया, पहले भी किया गया। आपका एज बैरिस्टर वकील के तौर पे ये कहा जा रहा है कि जनाब ये फैसला जो आएगा, जो केस है, ये जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाएगा, इसका जो भी आता है, जिस तरह के बार बार साहब एक जुमला दोहरा रहे हैं कि ये देखना होगा कि ये जुडिशरी के लिए मुनीर मोमेंट है जबकि लेट गई थी जुडिशरी, या ये कॉर्नेलियस मोमेंट है कि जिन्होंने डिफाई किया था। आप एग्री करते हैं? 100% एग्री करता हूं जी। और मैं तो ये भी सोचता हूं कि जब आगे आने वाले लॉ स्टूडेंट्स ये चीज पढ़ेंगे कि उस टाइम की पार्लियामेंट को यही नहीं पता था कि 90 का मतलब 90 यानी कि 90 दिन में इंतखाबात करवाना है, और उस वक्त की पार्लियामेंट को यही नहीं पता था कि अपने हर मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो ये उससे भी बड़ी, ये मुनीर मोमेंट का तो मुझे पता नहीं है, बट ये बहुत बोरिंग मोमेंट होगा फॉर द पार्लियामेंट एज वेल। जहां तक जज साहब का ताल्लुक है, 2007 के बाद की जुडिशरी ने हमेशा दे हैव रिजन टू द ओकेजन, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, एतमाद है। पास्ट में कोई इतने अच्छे फैसले नहीं है पुराने इफ्तिखार चौधरी कंपनी ने जो पहले किए हुए, बट इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट ओनली सेव द ग्रेस फॉर दिस कंट्री बट ऑल्सो हिज ओन इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड एज अ लॉ स्टूडेंट
in addition to many others in this country, I am looking at him कि ये उन्होंने करना है और इसका ये बेसिकली पंजाबी में कहते हैं उन गल बजाया ढोल पे जाना पड़ गया है। ये उनकी अब जिम्मे है कि उन्होंने आइन की साख्त को बचाना है। इस वक्त इशू पाकिस्तान और उससे बढ़कर आइन है जो कि पाकिस्तान को गवर्न करता है। ये मैं आज के मुकदमे में जो इस वक्त चल रहा है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पे कि जी 8 अक्टूबर को करवाने की डेट जो दे दी है कि उनका इख्तियार है या नहीं है, इसमें ये ऑब्जर्वेशन आ रही हैं कि जनाब वो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये आ रहा है कि जी फैसला आ भी जाए तो हम फिर भी नहीं मानेंगे। तो अगर ये इस तरह की डिफाइंस आती कि इलेक्शन कमीशन कह भी देता है और सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि जनाब ये चीज़ें हम ऑर्डर करते हैं प्रोवाइड करें, फिर भी वो इस तरह के वाइब्स आ रही हैं कि वो कह रहे हैं हम फिर भी नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? देखिए आमिर साहब, फिर तो एक एनार्की की सिचुएशन है ना। ये तो फिर ये कहने की बात है कि कल को वो कह दें कि जी अगर चीफ जस्टिस साहब फलां फैसला करेंगे ठीक है और फलां करेंगे तो हमें कबूल नहीं है। बात ये है कि उस सिचुएशन तक अल्लाह ना करे हम जाएं, लेकिन अगर चले जाएंगे तो सिचुएशन विल बी एप्टली एक्सपोज्ड और पाकिस्तान की जो अवाम है जो कि असल में ट्रू मानो के कस्टोडियंस है इस आइन के, उनको फिर पता है कि क्या करना है और कैसे इस चीज से जान छुड़ानी है और कैसे इस चीज को खुद थ्रू वोट डिसाइड कराना है। लेकिन अगर ये बातें होंगी तो आर्टिकल 189 कहां चला जाएगा, जहां ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स तमाम जो मातहत इदारे हैं, अदालतें हैं, उन पर बाइंडिंग है। सो दे कांट रन अवे फ्रॉम दैट जजमेंट। इनको वो जजमेंट माननी पड़ेगी। अगर ये ऐसा काम करेंगे तो ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा, तो फिर अल्लाह माफ करे एनआरकी की बातें हैं और मार्शल लॉ की बातें, जिससे मेरा नहीं ख्याल कोई भी लास्टली क्विकली कि कुछ वकला हज़रात का ये कहना था कि अगर इस तरह की डिफाइंस आएगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात का भी इम्कान है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह उनको प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते हैं और उनको कंटेम्प्ट के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। सही। जी, अगर तो डायरेक्शन होगी किसी पर्टिकुलर इदारे को जिसमें ईसीपी या फेडरल गवर्नमेंट होगी और वो नहीं करते तो बिल्कुल होगा। अगर पीपल्स पार्टी ने तो नहीं ना ठेका लिया हुआ अपने वजीर आजम जो है वो हर दफा सेक्रीफाइस करने का, ये अगर कोई वजीर आजम जेन्युइनली कंटेम्प्ट करेगा तो वो बिल्कुल उस वजीर आजम के खिलाफ भी एक्शन होगा, उस ईसीपी के हेड के खिलाफ भी एक्शन होगा। और ये बड़ा गलत बात है कि जी वो ऑटोनोमस अदारा है, बिल्कुल है, लेकिन अगर ऑटोनोमस अदारे की हरकतें जो है इज नॉट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर अगर आपने एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ केस चला लिया है तो क्या ईसीपी के चेयरपर्सन के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता? चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। बहुत शुक्रिया आपका बसोता साहब।